हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है 81 बॉन्ड्स, दैट इज़ एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। सो पहले देख लेते हैं न्यूज़ के क्लिप। सो यहाँ से ये टॉपिक उठाया मैंने आज एंड एक बार पहले देख लेते हैं कंटेंट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं, देन वो जितने अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे कैसे अलग हैं, देन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, फॉर एग्जांपल कौन सी बॉडी इसको रेगुलेट करती है। देन हम देखेंगे आज के आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। एडिशनल टीयर 1 कैपिटल को पहले समझते हैं, उसके बाद ही हम बॉन्ड को समझ पाएंगे। सो अगर बेजल नॉर्म्स बेजल 3 की बात करें हम, ये अपने आप में वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा अच्छे से। अभी के लिए आप इसको इतना समझ लो कि जब फिनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2007-8 की, सो उसके बाद ग्लोबल फिनेंशियल सिस्टम ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था, राइट। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो उस समय लैंडिंग हो रही थी दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। उसमें काफ़ी कुछ फ्लॉज थे एंड उन्हीं फ्लॉज को अलग करने के लिए बेजल 3 नॉर्म्स आए थे। सो ये अराउंड आपको आया है 2010 में। सो इसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किसी भी बैंक के कैपिटल को दो पार्ट्स में बांटा गया। सो सबसे पहला था टीयर 1 कैपिटल और फिर टीयर 2 कैपिटल। बेजल नॉर्म्स 3 के पहले टीयर 3 भी हुआ करता था जिसको कि बाद में एबॉलिश कर दिया गया। नाउ अगर हम फर्दर टीयर 1 को देखें, सो इसको हम बोल सकते हैं कोर कैपिटल। कोर कैपिटल, ठीक है। इसमें आपके शेयर्स के थ्रू जो रेज्ड कैपिटल होता है वो आ सकता है, ठीक है। देन जितने भी सेफ एंड सिक्योर्ड ऑप्शंस होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। इसकी लिमिट बेजल ने फिक्स की थी कि ये मिनिमम 10.5% होना चाहिए टोटल एज अ परसेंटेज ऑफ, ठीक है, रिस्क वेटेड कैपिटल का। देन अगर हम टीयर 2 की बात करें, सो इसकी लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत लो होती है, एज इन कि कोई भी बैंक अगर किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम में है, सो यहाँ पे उसको बहुत मुश्किल होगी उस लॉस को एब्जॉर्ब करने में, और ये उसकी हेल्प करता है। इतना अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको दूसरे वीडियो में देखेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि बेजल 3 नॉर्म्स के बाद बैंक्स के कैपिटल को 2 पार्ट्स में बांटा गया, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में भी अगर हम देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं। टीयर 1 का दूसरा नाम मैंने बताया कोर कैपिटल, ठीक है। इसमें एक होता है सीईटी जिसको बोलते हैं कॉमन इक्विटी कैपिटल, और दूसरा होता है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ये आपको जैसे शेयर्स के थ्रू जितनी कैपिटल रेज होती है उसको हम सीईटी में डाल सकते हैं, ये वाला इस बॉन्ड के थ्रू होता है, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा यही है। हमने बस एक लेआउट बताया आपको सो दैट आपको ये समझ में आए कि इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आ रहा है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे होगे, और इसके लिए मुझे कोई दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि टीयर 1 कैपिटल को डिटेल में समझाना पड़ेगा, टीयर 2 को डिटेल में समझाना पड़ेगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल हम अपना फोकस 81 बॉन्ड्स पे रखते हैं। ओके, सो हमने ब्रीफली समझा है कि 81 कैपिटल क्या है और 81 बॉन्ड्स क्या हैं, राइट। अब हम उसके कुछ फीचर्स को देखेंगे। सो एक लास्ट क्लास में जिसमें मैंने बॉन्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बॉन्ड्स की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होती है, एज इन कि उसको 10 साल या 15 साल जितने भी साल के लिए उसे उसे इशू किया गया है ये पहले से बताया गया होता है, राइट। लेकिन जो 81 बॉन्ड्स होते हैं दैट आर परपेचुअल इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि ये कभी मैच्योर होता ही नहीं है, ठीक है। सो जो भी इशूअर है वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करता रहेगा ईयर ऑन ईयर, ठीक है, एंड ये कभी भी मैच्योर नहीं होता। बट इसमें कुछ कुछ और भी कंडीशंस हैं, वो आपको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें एक क्लॉज है कि इन केस जो मैंने बताया आपको कोर कैपिटल, उसके दो पार्ट्स हैं, एक है सीईटी, दूसरा है 81 कैपिटल। सो कभी भी सीईटी अगर 5.5% से बिलो है, लो चला गया, तो 81 बॉन्ड को जिस कंपनी ने इशू किया है, जिस बैंक ने इशू किया है, वो इसको कॉल बैक कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला ये कि इंटरेस्ट पेमेंट स्किप भी हो सकती है जो कि बॉन्ड में नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, सो उसमें जो भी इशूअर है जिसने कि बॉन्ड्स इशू किए हैं, जिसको कि हम बोरोवर भी बोल सकते हैं बिकॉज पैसे इन दी एंड उसी को जा रहे हैं, सो वो वहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। आपको इंटरेस्ट पेमेंट जिसको हम
कूपन्स भी बोल सकते हैं। सो आपको कूपन्स मिलते रहेंगे। लेकिन 81 बॉन्ड्स में आप देखोगे कि अगर CET कैपिटल अगर 5.5% से बिलो चला गया, सो ये RBI का रूल है एंड पहले बेजल का रूल था, जिसको कि RBI ने और भी स्ट्रिक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया है। बेजल 3 के अकॉर्डिंग अगर 6% से बिलो है तो वहाँ पे कंपनी कॉल बैक कर सकती है, लेकिन RBI ने इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, और ताकि हमारे यहाँ जो प्रोविजंस हैं वो और ज़्यादा टाइट बने। सो कंपनीज इंटरेस्ट पेमेंट स्किप कर सकती है, राइट। सो अगर इंटरेस्ट पेमेंट को कोई भी कंपनी स्किप कर दे तो वो फिर एसेट बहुत रिस्की हो जाता है, राइट। क्योंकि आप अगर बॉन्ड परचेज कर रहे हैं तो ये सोच के कि आपकी इनकम फिक्स्ड होगी, आपको इंटरेस्ट पेमेंट हर साल मिलेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी स्किप कर सकती है जिसके लिए प्रोविज़न ऑलरेडी RBI या फिर बेजल ने बना रखा हो, तो ये एसेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो इसलिए ये आपको हायर यहाँ पे मैंने डाला है कि दीज आर विद हायर रिस्क, ठीक है। अब जहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे रिटर्न्स भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ये बोले कि आप हाई रिस्क भी बेयर करो और हम आपको इंटरेस्ट भी कम देंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसमें फिर जो रिटर्न्स हैं उसके यानी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी आपको 7-8% के आसपास मिलता है, जबकि नॉर्मल बॉन्ड्स में ये 5 to 6%, 7% ऐसा कुछ हो सकता है। नॉर्मल बॉन्ड से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो हायर रिस्क है इसलिए हायर रिटर्न्स भी है। फिर हम इसको सब ऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अब सब ऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें रिस्क ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि जब कंपनी वाइंड ऑफ होने की सिचुएशन में आएगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपको पता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे लास्ट में मिलता है, राइट। लेकिन जो डिवेंचर्स हैं जो कि एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, तो डिवेंचर होल्डर्स को सबसे पहले कंपनी पे करती है। सो ऐसे अगर हम बॉन्ड का देखें, जो नॉर्मल ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, सो डिवेंचर के बाद अगर पेमेंट होती है तो फिर 81 बॉन्ड होल्डर की होगी एंड सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स की होगी। सो अगर हम सब ऑर्डिनेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 81 बॉन्ड्स आर सब ऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बॉन्ड्स, लेकिन अगर इक्विटी से इसको हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा सुपीरियर हो जाता है, क्योंकि पहले पेमेंट इसको होगी अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो। सो आपने ये समझ लिया कि 81 बॉन्ड्स कैसे अलग है नॉर्मल बॉन्ड से। देन अब हम बात करेंगे इसके रेगुलेटर्स पे। सो मैंने यहाँ पे कुछ देर पहले बेजल 3 नॉर्म्स को मेंशन किया है मैंने। देन मैंने ये भी बोला कि 81 कैपिटल का पार्ट है, टियर 1 कैपिटल का पार्ट है, राइट। सो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम अभी बैंक्स की बात कर रहे हैं। सो RBI का होना यहाँ पे मस्ट है। सो RBI इसकी एक रेगुलेटर है जो कि ये फिक्स करती है कि 81 कैपिटल 81 बॉन्ड अगर कोई बैंक इशू करने जा रही है तो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी। मैंने बताया कि बेजल के अकॉर्डिंग ये 6% होना चाहिए, तभी कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। RBI ने इसको कर दिया 5.5%, राइट। तो ये डिसाइड करने का राइट RBI के पास है। RBI इसकी इस चीज़ की रेगुलेटर है। अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें, क्योंकि बॉन्ड में भी इक्विटी की तरह ही प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स होते हैं। जैसे आप अगर इसको रिलेट करो इक्विटी मार्केट से, तो कोई कंपनी अगर IPO लेके आती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। इफ़ द सेम इक्विटी शेयर इज ट्रेडेड ऑन अ सेकेंडरी मार्केट, तो फिर उसको वहाँ पे आप बोल सकते हो कि यही बॉन्ड जब एक बार इशू हो जाए देन इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेकेंडरी मार्केट। अब ये सेबी के अंडर आ जाएगा। तो चाहे 81 बॉन्ड अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ट्रेड हो रही हो या फिर ये किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का पार्ट हो, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में म्यूचुअल फंड के ऊपर भी हम ले चुके हैं सेशन। सो म्यूचुअल फंड में बहुत बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो उसमें बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स होते हैं। लाइकवाइज अगर वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो आप देखोगे कि बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं उसमें। सो लाइकवाइज हो सकता है ऐसा कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो कि डेट ओरिएंटेड है उसमें आपको कुछ 81 बॉन्ड्स मिलेंगे, कुछ हो सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिलेंगे। सो इसकी जो रेगुलेशन होगी ये सब की वो करेगा सेबी। सो इसमें RBI एंड सेबी दोनों इन्वॉल्व है। ओके, RBI रेफरेंस लेता है बेजल 3 नॉर्म से रेगुलेशन के लिए, और सेबी रेफरेंस लेता है सेबी सर्कुलर 21 की। ये लास्ट ईयर ही आई थी, इसी को रेफरेंस बना के सेबी, इसके पहले भी रूल्स थे बट ये आपका अपडेटेड रूल है। तो सेबी सर्कुलर 21 के अकॉर्डिंग सेबी इसको रेगुलेट करती है। और आज की भी आर्टिकल है जो आप देखोगे तो सेबी ने इसी रूल को यूज़ करते हुए अपना वहाँ पे कोर्ट में SAT में अपना साइड रखा है सेबी ने। देन एक यहाँ पे टर्म है रेसिड्यूअल मैच्योरिटी।
तो मैच्योरिटी दो टाइप की हो सकती है, एक हम जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, दूसरा होगा रेसिडुअल। तो सपोज अभी कोई बॉन्ड इशू हुआ है, गवर्नमेंट ऐसे सिक्योरिटीज़ की हम लेते हैं एग्जांपल, जो कि आपको 40 ईयर्स तक का भी मिल जाएगा, 40-50 ऐसे। तो सपोज कि आपने अभी कोई बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड है 40 ईयर्स, आपने 10 साल के बाद उसको बेच दिया, राइट? तो जो उसका रिमेनिंग है ईयर, वो कितना है, 30 हो गया। सो अगर आप 10 साल के बाद किसी को बेच रहे हो, सो उस केस में द रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड विल बी 30 ईयर्स। सो एब्सोल्यूट और रेसिडुअल में यही डिफरेंस होता है। सो उसमें ये बोला गया, एंड ये यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड जब लॉन्च होता है, सो उसकी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि एनएवी क्या होना है, या फिर कैपिटल मार्केट में जब किसी भी एसेट की वैल्यूएशन होती है, तो आप उसको किस किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, तो वहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि जो भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी लाइफ कितनी होगी। जैसे कोई भी बॉन्ड अगर इशू हुआ है, तो हम ये बोल के नहीं वहाँ पे वैल्यूएशन कर सकते कि ये परपेचुअल है, कोई नंबर ऑफ ईयर्स वहाँ पे बताना पड़ेगा। सो इस आई मीन रीज़न से सेबी ने पहले ये बोला था, जब ये सर्कुलर आया था 2021 का, तो सेबी ने ये बोला था कि इसकी जो लाइफ है वो हम एज्यूम करते हैं 10 ईयर्स, और उसी के अकॉर्डिंग उस म्यूचुअल फंड स्कीम की वैल्यूएशन होगी। बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठे और इसको बढ़ा के फिलहाल के लिए 20-30 ईयर्स कर दिया गया है। 20 to 30 वो डिपेंड करता है कि स्कीम किस टाइप की है, ठीक है। फिर सेबी ने ये भी बोला कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ये रेसिडुअल पीरियड जो है ना वो 100 ईयर्स हो जाएगा। सो अब जो वैल्यूएशन होगी 2023 से, वो 100 ईयर्स को कंसिडर करके होगी। सो ये कुछ अपडेट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखना अभी। और आज के आर्टिकल में थोड़ा सा बस मैं समझा दूंगा कि यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स इशू किया था। ओके, एक इंफॉर्मेशन रह गई है, आप इसे नोट कर लो। सो सेबी सर्कुलर 21 आने के बाद, सेबी सर्कुलर के आने के बाद, द फर्स्ट कंपनी विच इशूड 81 बॉन्ड वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेबी सर्कुलर 2021 के आने के बाद सबसे पहले 81 बॉन्ड इशू किया था। ये एक फैक्ट की तरह याद रखना आप। ओके, सो इस आर्टिकल में ये था कि यस बैंक ने पहले 81 बॉन्ड इशू किया था। उनकी कॉमन इक्विटी कैपिटल सीईटी वो 5.5% के बिलो चली गई थी। सो आरबीआई ने ये बोला कि आप अब एलिजिबल नहीं हो और आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, अपना मार्केट से 81 बॉन्ड हटाने पड़ेंगे आपको। ये पूरे प्रोसेस में जो जो रूल्स को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है, एंड प्रोसेस को ड्यू मैनर में फॉलो नहीं किया गया था, ये बोलना है सेबी का। तो सेबी ने केस कर दिया यस बैंक पे, और ये केस हुआ है आपको एसएटी में, सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल। बेसिकली सिक्योरिटीज़ मार्केट में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो किसी को भी हो सकती है। जैसे कि कोई कंपनी है जिसका कि स्टॉक लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है सेबी से, तो वो जाएंगे सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल में। लाइकवाइज अगर किसी कंपनी को अगर सेबी किसी कंपनी को गिल्टी फाइंड करती है एंड उस पर पेनल्टी लगाती है, उस पेनल्टी को कोई भी कंपनी चैलेंज कर सकती है यहाँ पे, और उस कंपनी को सेबी चैलेंज कर सकती है, वो भी यहाँ पे, ठीक है। सो यस बैंक एंड सेबी के बीच में ये केस चल रहा है, उसी के ऊपर अपडेट आया था। अब ये आर्टिकल एक बार देखना आप अच्छे से, इसमें बहुत कुछ है जो मैंने थोड़ा बेसिक लेवल पे समझाया है। आई नो कि बेजल नॉर्म्स के लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, और उसमें फिर हम टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल को डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, 81 बॉन्ड क्या होता है, तो वो सब हम देख चुके हैं पहले से, ठीक है। सो आज के आर्टिकल में बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करके आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन देखो, एंड हमने जो भी चीज़ों के ऊपर बात करी है, आपको क्वेश्चन में उन्हीं इन्फॉर्मेशन की यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है, आरबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर 81 बॉन्ड्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। स्टेटमेंट बी, 81 बॉन्ड्स आर सबऑर्डिनेट टू इक्विटी शेयर्स। एंड ऑप्शन सी, द इशूअर्स कैन नॉट स्किप इंटरेस्ट पे आउट्स। सो ये 3 स्टेटमेंट है, आप बताओ इसमें से कौन सही है कौन गलत है। जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना हमें।
एंड आज का कंटेंट अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड जो भी फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप ये लिंक शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।